नमस्कार। देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। ऑक्सीजन का राम नाम सत्य है। हमें यह इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि हमने, आपने, हम सब ने 3 महीने पहले वो दौर देखा है जब लोग सड़कों पर गश खाकर गिर रहे थे। लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे। ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे। अस्पताल कह रहे थे कि उनके यहां बगैर ऑक्सीजन के मरीज मर रहे हैं। सरकारें ऑक्सीजन के लिए कोर्ट का रुख कर रही थी, लेकिन संसद में राज्यों के हवाले से केंद्र ने दर्ज कराया है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत नहीं हुई। तो फिर क्या ऑक्सीजन के अभाव में मर गए लोग झूठे थे? मर चुके मरीजों के परिजनों का दर्द झूठा था? अस्पतालों में बिलखते बेबस बदहवास लोग झूठे थे? उस बुरे दौर को जरा याद कीजिए। आपके मुंह से बरबस निकल जाएगा, ऑक्सीजन का राम नाम सत्य है। ये चीख पुकार झूठी थी आंसुओं की धार, झूठी थी मरते हुए आदमी के सीने में अटकी हुई आखिरी सांसें, झूठी थी एक एक सांस के लिए तरसते तड़पते आदमी की पीड़ा, झूठी थी अस्पतालों की दलील की ऑक्सीजन नहीं है, झूठी थी हाईकोर्ट की फटकारें कि ऑक्सीजन दिलाओ, झूठी थी बगैर सांस के मर गए आदमी की लाशें, झूठी थी सोशल साइट पर सिलेंडर के लिए रियाते लोगों की आस, झूठी थी सिलेंडर के लिए कतारों में लगे बेबस बेचारे और बदहवासे लोग। सब झूठा था। सच ये है, हाँ ये सच है, देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की दीवारों के बीच बोला गया सच, लोकतंत्र के मंदिर के मीनारों और मेहराबों गलियारों की देखरेख में बोला गया सच। ये एक पन्ना सच का है। ये लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत में बाकायदा रिकॉर्ड कराया गया है। इस सच के पन्ने पर ईमानदारी की स्याही से लिखा गया है कि कोरोना की दूसरी लहर में किसी की भी मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई, ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है। देखिए, मैं तो एक बात समझता हूं कि जिस किसी ने भी मंत्री महोदय को ये जवाब तैयार करके दिया है, वो संभवतः उसकी संवेदनाएं मर चुकी है। कमी नहीं है कहूंगा। तो नहीं मरा कोई दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से। हम 10 बजे आए, बिल्कुल ठीक थे। उसके बाद हम घर चले गए। 3 बजे फोन आया कि आपके है ही नहीं, पेशेंट खत्म हो गए, हार्ट काम नहीं कर रहा। हमने कहा 10 बजे ठीक थे। जब ऑक्सीजन नहीं है तो पेशेंट क्या करेगा? हमें कहते जी हमने छोटे सिलेंडर से दिया। अरे इतना एनआईवी पे इतनी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, छोटे सिलेंडर से पेशेंट उधर तड़प रहा है। 6 पेशेंट उसी वार्ड में मर गए। तो नहीं मरा कोई भी अमृतसर के नीलकंठ अस्पताल में बगैर ऑक्सीजन के। ठीक होना थे कल रात इनको ऑक्सीजन मुक्ति वजह करके मेरे भरा की डेथ होगी। ये आदमी झूठा है जनाब, सरासर झूठा। ये झूठ बोल रहा है कि इसके घर के 6 सदस्य बगैर ऑक्सीजन के मर गए। पुलिस के सामने ऑक्सीजन के लिए गिड़गिड़ाते आदमी का परिजन मरा या नहीं, अब क्या फर्क पड़ता है? मरा भी होता ऑक्सीजन की कमी से तो कौन सा कोई कुछ कहता। लखनऊ में ऑक्सीजन की किल्लत के लाचारगी के बीच का ये मातम झूठा है। झूठे हैं ये लोग जो कहते हैं कि ऑक्सीजन नहीं दे सकते तो तड़पा तड़पा के मत मारो, हमें जहर दे दो। अब हम लोग को जहर पिलवा दीजिए साहब, हम लोग बहुत गरीब आदमी है साहब, हम लोग को यहाँ पर मरवा दीजिए पूरे प्रशासन से साहब। और इससे कहीं न कहीं कुछ नहीं है, कल से लाइन लगे, भूखे प्यासे पड़े, पैसा भी जेब में। हमारा पापा भर्ती था, क्या हुआ? खत्म हो गया भैया। ये सब साजिशन झूठ बोल रहे हैं क्योंकि सच तो अब बोला गया है कि कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। ऐसा राज्यों ने केंद्र को बताया है और केंद्र ने संसद में दर्ज कराया है। मुझे लगता है कि ये मोदी सरकार ने देश के लाखों लोगों की मौत का मजाक उड़ाया है।
ये मोदी सरकार ने लोगों के दर्द पे अट्ठास लगाया है। ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत बरमुडा ट्रायंगल का रहस्य हो गई है। कोई जान ही नहीं पाया, न केंद्र सरकार जान पाई, न राज्य सरकार आंकड़े बता पाई, न मंत्री न संतरी। गोरख पांडे यूं ही नहीं लिख गए कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है। ये सुबह सुबह की बात है। आज तक ब्यूरो। हर मुद्दे पर एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाने वाले हमारे देश के नेता इस मुद्दे पर एक हो गए हैं। गजब की एकता है कि बीजेपी वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा, कांग्रेस वाले भी मानते हैं कि उनके सूबे में ऑक्सीजन की किल्लत से कोई नहीं मरा, और केंद्र सरकार धर्मराज युधिष्ठिर हो गई है। उसने मान लिया है कि राज्यों ने जो कहा वो सच कहा है। इसीलिए केंद्र सरकार ने भी किसी तरह का कोई सवाल नहीं किया। तो आने वाली पीढ़ियां जब पढ़ेंगी कि 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, तो वो सदन में दर्ज बयान भी पढ़ेंगी कि उस लहर में ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। मुझे बहुत दुखद रूप से ये देखने का मौका मिला कि ऑक्सीजन न होने के कारण हॉस्पिटल के कंपाउंड वॉल के बाहर लोगों की मृत्यु देखने के लिए मिली। तब नितिन गडकरी को नहीं मालूम था कि महज 3 महीने बाद ऐसा समय आएगा जब लोकसभा में उनकी बातों को झूठा ठहरा दिया जाएगा। संसद में जो सरकार ने कहा है उसका अर्थ यही है कि नितिन गडकरी का सच दरअसल झूठ है। तो सतरंगी लोकतंत्र की जय, जहां अपने मन माफिक मुद्दे पर पक्ष विपक्ष एक हो जाते हैं, एक हो जाती है उनकी राजनीति, एक हो जाती है उनकी सोच, एक हो जाता है उनके बोलने का तरीका। ऑक्सीजन की कमी पर होने वाली मौत पर राजनीति संगठित हो गई है। तो लखनऊ की तरसती तड़पती और दम तोड़ती निगाहों को झुठलाइए, आगरा में अपने मरते हुए कोरोना संक्रमित पति को सांस देने की कोशिश करती रेणु देवी की इस तस्वीर को भी झुठलाइए, वाराणसी में बगैर ऑक्सीजन के ऑटो पर पड़े इस मरे हुए आदमी की तस्वीर को भी झुठलाइए और आगे बढ़ जाइए, क्योंकि सच वो है जो संसद में केंद्र सरकार ने कहा है। पटना के पीएमसीएच में ऑक्सीजन के लिए तरसते तड़पते दम तोड़ते अगर अब तक आपको याद है तो अब भूल जाइए, क्योंकि बिहार में तो ऑक्सीजन की कमी हुई ही नहीं थी, और कमी नहीं हुई थी तो मौत का सवाल ही कहां उठता है। क्यों मंत्री जी, है ना? सर, मौतों के आंकड़े को लेकर के जो सरकार कह रही है उस पर आपका क्या कहना है, इतना बता दीजिए जी। सरकार जो कह रही है, कोई सूचना नहीं हमारे पास, नहीं, इसको लेकर के जो कहा गया है कि जो मौतें ऑक्सीजन की कमी, वो केंद्र सरकार में कैबिनेट में कहा गया, हमारे पास नहीं है कोई सूचना। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था। अस्पताल चिल्ला रहे थे कि हमारे मरीजों की जान खतरे में है, लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन दिला दीजिए। लेकिन मजाल है कि मंत्री जी मान ले। कैसे मान ले? झूठ को कौन मान सकता है? सच तो वो है जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि बिहार में ऑक्सीजन की कमी से कोई मरीज की मौत नहीं ना। जो भी अस्पताल के अंदर हमारे मरीज आए, सभी अस्पतालों में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों को हमने ऑक्सीजन दिया। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री उस सच के झंडाबरदार बन गए हैं जो केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है, और इस सच को झूठ बता रहे हैं कांग्रेस के नीति नियंता। तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। झूठ की अदालत में सच। प्रियंका गांधी भी कह रही हैं कि केंद्र सरकार ने झूठ बोला है। मौतें इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। ट्विटर पर केंद्र से सवाल करने वाले भाई बहनों ने कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों से नहीं पूछा कि आपके सूबे में बगैर ऑक्सीजन से जिनकी मौत हुई उनका आंकड़ा आपने केंद्र सरकार को क्यों नहीं दिया। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि उनके यहाँ ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे,
और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि बगैर ऑक्सीजन के यहाँ कोई मरा ही नहीं। दिल्ली में तो मौत का मातम सबने देखा, ऑक्सीजन की किल्लत सबने देखी। खुद दिल्ली सरकार हर तीसरे दिन कोर्ट में खड़ी मिली थी कि लोग मर रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन दिल्ली ने भी केंद्र को आंकड़ा नहीं भेजा, और आंकड़ा न भेजने के पीछे पर्देदारी देख लीजिए। अभी थोड़े दिनों बाद ये भी कह देंगे कि कोरोना तो आया ही नहीं, पेंडेमिक तो था ही नहीं। अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई, तो बार बार हर रोज दिल्ली के अंदर ही हाईकोर्ट में एक के बाद एक हॉस्पिटल जा रहे थे, रोज कह रहे थे कि भाई लोग ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग डेथ हो रही है। मेरा तो ये कहना है कि जले पे नमक छिड़कने के बराबर है। केंद्र सरकार जले पे नमक छिड़क रही है, लोगों के घरों में डेथ हुई है, उसके ऊपर कम से कम आप कुछ नहीं कर पाए, उनको बचाने में मदद नहीं की, कम से कम उनके जले में नमक तो न छिड़के। यही चरित्र है सियासत का। आम आदमी जिंदा है तो वोट है, आम आदमी मरकर भी फायदा पहुंचा रहा है तो आंकड़ा है, आम आदमी मरकर भी फायदे का नहीं है तो आंकड़ा भी नहीं है। ऑक्सीजन की कमी से मरे हुए लोगों के परिवारों का दुख आज फिर से ताजा है, क्योंकि संसद में सच बोला गया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। उन तमाम परिवारों को ईश्वर ये असहनीय पीड़ा सहने की शक्ति एक बार और दे। आज तक ब्यूरो। ये कितना अफसोसनाक है कि ऑक्सीजन के बिना मरने वाले लोगों के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयान एक जैसे हैं। लेकिन उससे भी हैरानी वाली बात यह है कि विपक्षी सूबों के मुख्यमंत्रियों ने बिना ऑक्सीजन के मरने वालों का आंकड़ा तो नहीं बताया, मगर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र की सरकार झूठ बोल रही है। I am totally surprised. Government has given a reply today that nobody in the country has died due to the shortage of oxygen. Actually, the minister misled the House. I will move a privilege against that minister, definitely, because this is actually he misguided and misled the House, giving false information to the House. देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें हुई। देश ने देखा गाजियाबाद हो, नोएडा हो, एनसीआर हो, लगातार ऑक्सीजन नहीं मिलने से प्राइवेट अस्पताल के कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। कई लाशें वहां नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है। सरकार से हमारा सवाल है कि आप आंकड़ा क्यों छुपा रहे हो? कितने लोग हमसे बिछड़ गए, आप बताइए, सही आंकड़ा बताइए। जो रिपोर्ट्स है वो सरकारी आंकड़े से ज्यादा है, सही बताए। बेहद मुश्किल है उन लोगों के लिए ये दर्द सहना जिन्होंने ऑक्सीजन के अभाव में अपनों को खोया। मगर क्या करें, राजनीति का यही दस्तूर है। अपने हक की राजनीति हमेशा सर्वोपरि होती है, और ऐसा ही एक राजनीति ममता बनर्जी की ओर से भी शुरू कर दिया गया। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भरोसे से भरी ममता बनर्जी ने अपने पर खोल दिए हैं। अब वो उड़ान भर रही हैं 2024 के आकाश के लिए। ममता बनर्जी ने पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में शहीद दिवस के नाम पर 2024 के चुनाव का शंखनाद कर दिया है। I do not know what will happen in 24, but from now we have to start our working or planning from now. हम लड़ेंगे, हम करेंगे, हम गड़ेंगे, हम जीतेंगे, हम डरेंगे नहीं। जो डरते हैं वो मरते हैं। साल फरोशी का तमन्ना आज हमारा दिल में है। देखते हैं जोर किसका बाजू एक दिल में है। खेला होबे, ये ममता की हुंकार है। खेला होबे, जो अब दिल्ली को ललकार रही है। खेला होबे, ये दीदी की दहाड़ है जो अब बड़ा खेला करने की तैयारी कर रही है। खेला होबे कभी खत्म हो जाएगा तो उसका बाद हम एक बहुत बड़ा रैली ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में करेंगे, जिसमें हम शरद पवार जी, चिदम्बरम जी, दिग्विजय जी, सोनिया जी
हम जैसे हमारा हॉट चीफ मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे केरला हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे दिल्ली हो, हम सबको निमंत्रित करके आप लोग को इधर में ले आएंगे। इलेक्शन का टाइम पे अगर हम जोट बांधे तब भी कुछ नहीं होगा। अभी दिन है जो एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए आइए हम जोट बांधे, हम गठबंधन तैयार करें और आगे बढ़े। दीदी ने 2024 का टारगेट सेट कर दिया है, महागठबंधन का आह्वान किया है। कोरोना हो या फिर जासूसी विवाद, हिंसा हो या फिर रोजगार का मुद्दा, दीदी पूरी तरह से केंद्र पर हमलावर थी। देखो हम पूरा इसको प्लास्टर कर दिया, क्या करेगा? फोन लगा के क्या करेगा? कैमरा में पूरा धुल लेता है। हम ऑडियो में भी बात करते हैं तो, फेस टाइम में भी करते हैं तो, वीडियो में भी करते हैं तो, मैं कैमरा का ही पूरा प्लास्टिक प्लास्टर लगा दिया। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्लास्टर लगाना चाहिए, नहीं तो देश बर्बाद हो जाएगा, देश को बर्बादी हो जाएगा। किसी का ऊपर भरोसा नहीं है, केहू का विश्वास करते पाचे ना। मैं तो कहने चाहूंगी कि बीजेपी एक हाई लोडेड वायरस पार्टी है। कोरोना का वायरस अब देखा, इससे बहुत सारे ज्यादा वायरस बीजेपी पार्टी में है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, बेकारी बेड़े गए, शुद्ध गोली चलाओ, सबको मर्डर कर दो, यही तो पॉलिटिक्स चलছে। गोली और गुली और गाली पॉलिटिक्स चलছে, এইভাবে देश चलते पारे ना। ममता बनर्जी बोल तो कोलकाता से रही थी, लेकिन उनको देश के 5 से ज्यादा राज्यों में देखा और सुना गया। जगह जगह बड़ी बड़ी स्क्रीन पर उनके भाषण का सीधा प्रसारण किया गया और टीएमसी समर्थकों ने दीदी के एक एक लफ्ज पर तालियां पीटी। ममता का भाषण यूपी, गुजरात समेत देश के 32 जिलों में दिखाया गया। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, वाराणसी, मिर्जापुर, आजमगढ़ और बरेली में ममता के भाषण का सीधा प्रसारण हुआ। ममता ने खुद बांग्ला, अंग्रेजी और हिंदी में भाषण दिया, लेकिन दूसरे राज्यों में स्थानीय भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया। इस बार ममता ने सीधे गुजरात में सियासी घुसपैठ की है। ममता के पोस्टर गुजरात की सड़कों पर पटे पड़े हैं। हालांकि अहमदाबाद में ममता के पोस्टरों को आज सुबह हटा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में अब ममता दीदी खेला करने की तैयारी में है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्चुअल रैली है वो यहाँ पे लाइव दिखाई जा रही है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी आज के दिन शहीद रैली करती है और वही यहाँ पे वर्चुअली दिखाया जा रहा है। आप देख सकते हैं जो टीएमसी के यहाँ पे बहुत कम कार्यकर्ता है, लेकिन जो थोड़े बहुत कार्यकर्ता है उनको ये रैली दिखाई जा रही है। ममता के शहीद दिवस के जवाब में बीजेपी नेता दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि पर जुटे, जहां बंगाल चुनाव की हिंसा का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी हिंसा में विश्वास नहीं करता है, ना हिंसा को मदद देता है। बंगाल में जो हिंसा कई सालों से चल रहा है, टीएमसी उसके एकदम अंतिम पर्याय तक ले गया है, जो कि लोकतंत्र में कल्पना नहीं कर सकते हैं। चुनाव के बाद लगभग 45 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। कल भी रायगंज में हमारे कार्यकर्ता की हत्या हुई, पेड़ में टांग दिया गया है। निशंस रूप से हमारे 175 कार्यकर्ता की हत्या हुई है। वो समाज के सामने, देश के सामने लाना चाहते हैं। 21 जुलाई 1993 को कोलकाता में पुलिस गोलीबारी में यूथ कांग्रेस के 13 कार्यकर्ता मारे गए थे। ममता इनकी अगुवाई कर रही थी। तब से ममता हर साल 21 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाती रही है, लेकिन इस बार ये शहीद दिवस का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर करने की कोशिश की गई, क्योंकि अब खेल सिर्फ बंगाल का नहीं है, अब सियासत सिर्फ विधानसभा चुनाव की नहीं है। बंगाल विजय के बाद ममता के हौसले बुलंद हैं। कल तक जिस दीदी के सामने अपनी कुर्सी बचाने की चुनौती थी, आज वो दिल्ली को ललकार रही हैं। ये 2024 के लिए ममता का शक्ति प्रदर्शन है। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ सूर्याग्नि रॉय और अनुपम मिश्रा, कोलकाता, आज तक। आगे बढ़ते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको देते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सीएए एनआरसी को लेकर बयान दिया है। मोहन भागवत ने कहा है कि इससे किसी भी मुस्लिम को कोई खतरा नहीं है। संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि अगर लोगों की राय ली जाती तो फिर बंटवारा नहीं होता। बंटवारे के समय लोगों की सहमति नहीं ली गई। अब सीएए एनआरसी ये किसी भारत के नागरिक के विरुद्ध बनाया हुआ कानून नहीं है।
भारत के नागरिक मुसलमान को सीएए से कुछ नुकसान नहीं पहुंचने वाला। और विभाजन के बाद जो इतिहास हुआ है उसमें एक आश्वासन नेहरू लियाकत करार में दिया गया कि हम अपने देश की माइनॉरिटीज की चिंता करेंगे। हम आज तक उसका पालन कर रहे हैं, पाकिस्तान ने नहीं किया। शाम के 7:30 बजने को है। शंखनाद में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। नवजोत सिंह सिद्धू को जब से पंजाब कांग्रेस की कमान मिली है तभी से उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। सिद्धू लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे हुए हैं। आज उन्होंने पार्टी के 80 में से 62 विधायकों को साथ लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर, रामतीर्थ मंदिर और दुर्गियाना मंदिर में दर्शन किए। कार्यक्रम धार्मिक था, लेकिन शक्ति प्रदर्शन इसमें साफ साफ नजर आया। मौका तो था अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने का, लेकिन जुलूस देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि मामला सिर्फ दर्शन का ही नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का भी है। पंजाब कांग्रेस के नए नवेले मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू अपनी बढ़ती ताकत देखकर गदगद हैं। सिद्धू कांग्रेस के 80 में से 62 विधायकों को अपने साथ लेकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंचे और दरबार में अपनी हाजिरी लगाई। नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में माथा टेकने के बाद वापिस लौट रहे हैं। देख सकते हैं किस तरह से समर्थकों का हुजूम उनके साथ उमड़ा हुआ है। इस वक्त उनके साथ कैबिनेट मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी नजर आ रहे हैं। 62 एमएलए का सपोर्ट उनको इस वक्त प्राप्त है। ये नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थकों का काफिला इस वक्त गोल्डन टेम्पल परिसर में मौजूद है। नवजोत सिंह सिद्धू और उनके समर्थक ये किस्म से शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। स्वर्ण मंदिर में सिद्धू के काफिले को देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि देश में कोरोना की दूसरी लहर अभी चल ही रही है और तीसरी लहर का अल्टीमेटम मिला हुआ है। लेकिन इनके लिए कोरोना से बड़ा मसला सियासत का है। दरबार साहिब में मत्था भी टेकना है, ताकत भी दिखानी है। गोल्डन टेम्पल में आके गुरु का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं सर। गुरु का आशीर्वाद लेने के बाद सब काम सफल होते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से ही सिद्धू पंजाब की सियासत को साधने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। उम्मीदों का बोझ भी उनके कंधों पर है। नवजोत सिंह सिद्धू को ये कहना चाहते हैं कि आप प्रधान बने हो, कैप्टन की तरह मत करना, लोगों को मिसगाइड मत करना, गुटखा साहब पकड़ के झूठी सोमे मत खाना। आप गुरु ग्रंथ साहब के आगे माथा टेक के चले हो ना, तो साफ सुथरी राजनीति करना। 2 दिन की सियासी बैठकों का दौर और मिलने मिलाने के कार्यक्रमों के बाद आज सिद्धू ने धर्म की भी साधना की। पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका, उसके बाद सिद्धू अमृतसर के ही रामतीर्थ मंदिर में दर्शन के लिए गए। रामतीर्थ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि पहले यहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि ने यहीं पर रहकर रामायण की रचना की। लव और कुश को शास्त्रों के साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई। ये मंदिर दलितों के बीच खासी अहमियत रखता है, तो यहाँ दर्शन के साथ साथ सिद्धू ने पंजाब के दलितों तक भी अपना संदेश भेजा। इसके बाद सिद्धू अपने काफिले के साथ दुर्गियाना मंदिर भी पहुंचे। दुर्गियाना मंदिर बिल्कुल स्वर्ण मंदिर की तरह ही बना है। ये पंजाब में हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। सिद्धू ने यहाँ मां दुर्गा के दर्शन किए और अपनी मंजिल के लिए उनसे आशीर्वाद मांगा। एक लाइन बोलांगा, बाहर माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। पंजाब के 62 विधायकों के साथ सिद्धू का काफिला अमृतसर के मंदिरों से गुजरता गया। उनकी ताकत का ये संदेश बहुत दूर तक गया। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले 3 दिनों के दौरान जिस तरह से कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों का समर्थन जुटाया है, उससे कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह खेमे को ये संदेश गया है कि अब हवाओं का रुख बदल रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू अध्यक्ष बनते ही कांग्रेस में जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत तो आज सुबह ही हो गई थी, जब उन्होंने अपने अमृतसर वाले घर पर सुबह नाश्ते के लिए कांग्रेस विधायकों की दावत दे डाली।
नाश्ते पर कांग्रेस के 80 में से 62 विधायक पहुंच गए। इनमें से कई तो पंजाब सरकार में मंत्री भी हैं। यही नहीं, संगठन से जुड़े नेता भी सिद्धू के साथ कदम ताल करते हुए दिखे। कांग्रेस पार्टी जिहड़ी है सब इकट्ठी हो गई है और जिहड़े साडे हाई कमान का फैसला है, ये फैसला बहुत ही वधिया फैसला लिया। नौजवान बंदे नूं जिहड़ा पंजाब का प्रधान बनाया गया। जदों माझे दे विच साडे प्रताप सिंह कैरो जी मुख्य मंत्री बने सी, उहदे तो बाद मैनूं लगदा भी पहले बारी हिंदुस्तान दे विच जे कोई मुख्य मंत्री बनेगा तो नवजोत सिद्धू बनेगा। सिद्धू और अमरिंदर सिंह गुट के बीच बड़ी लंबी जंग के बाद सिद्धू की जीत हुई है। सिद्धू के अगवानी में ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ढोल नगाड़ों की ये गूंज कैप्टन अमरिंदर सिंह के कानों तक भी पहुंच रही होगी। कैप्टन अभी खामोश हैं, अभी वो हवाओं का रुख भांप रहे हैं, फिजाओं में फैली सियासत का मजमून पढ़ रहे हैं। मनजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। रविवार की रात पार्टी हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया था। उम्मीद ये थी कि पार्टी में अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन पार्टी में खेमेबाजी अभी भी कायम है। सिद्धू और पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की अब तक न तो कोई मुलाकात हुई है और न ही आपस में बात हुई है। कैप्टन अड़े हुए हैं कि पहले सार्वजनिक रूप से माफी मांगे सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब की सियासत में अपना सिक्का जमाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन उनकी राह इतनी आसान नहीं। सिद्धू तो अभी अपनी नई पारी के आगाज के जश्न में डूबे हैं, लेकिन पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अब तक सूबे के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मुलाकात तक नहीं की है। यहाँ तक कि सिद्धू ने अमरिंदर सिंह का नाम तक नहीं लिया। उधर कैप्टन ने भी अब तक सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनने की बधाई नहीं दी है। कांग्रेस आला कमान ने भी सिद्धू की नियुक्ति के बाद से पंजाब के बारे में चुप्पी साध रखी है। पंजाब में दो सरदारों की जंग तो करीब 3 साल पहले ही शुरू हो गई थी, जिससे निजात के लिए पार्टी आला कमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर पंजाब भेज दिया। इसके बावजूद सिद्धू और अमरिंदर के रिश्ते सामान्य नहीं हो पा रहे। अमरिंदर ने ना तो सिद्धू को अब तक बुलावा भेजा और ना ही सिद्धू उनसे मिलने आए। अमरिंदर की अभी भी वही शर्त है कि पहले सिद्धू सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार रवींद्र ठुकराल ने ट्वीट करते हुए लिखा, सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर से मुलाकात का वक्त मांगा है। ऐसी खबरें गलत हैं। सीएम के रुख में कोई बदलाव नहीं है। सीएम तब तक सिद्धू से नहीं मिलेंगे जब तक सिद्धू उन पर निजी हमलों के लिए माफी नहीं मांगते। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक स्टेट्समैन है, एक फादरली फिगर है, और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरी बेनती भी है, एक सलाह भी है नवजोत सिंह सिद्धू जी से कि उनका ये दायित्व बनता है कि वो सीएम साहब से साथ बात करें, पहल करें, उनको साथ लेके चले। राजनीति का तो यही है कायदा, उधर चलो जिधर है फायदा। तो पंजाब कांग्रेस के तमाम नेताओं और विधायकों को सिद्धू में फायदा दिखाई देने लगा। वो सिद्धू की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं कि माफी सिद्धू क्यों मांगे, मांगनी हो तो अमरिंदर माफी मांगे। बिल्कुल कोई माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं, बिल्कुल माफी किस काम दी? माफी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं है। मैं तो फिर इत्थों तक भी कहा सीगा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं क्योंकि असीं इशूज नहीं सॉल्व कीते ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे लोकां कोलों माफी मंगनी चाहिए। रविवार की रात कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी थी। सुबह सिद्धू ने इसके लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को धन्यवाद दे दिया, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह का जिक्र तक नहीं किया। उधर अमरिंदर भी चुप्पी साधे रहे, सिद्धू को धन्यवाद तक नहीं दिया। दोनों ही क्षत्रप टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नए मुखिया नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 3 दिनों से लगातार
कांग्रेस के नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इसे हवाओं के बदले हुए रुख यानी चेंज ऑफ विंड्स का नाम दिया है। लेकिन अभी भी पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह का रुख सिद्धू के प्रति नरम नहीं पड़ा है। पंजाब कांग्रेस में दो असरदार सरदारों की जंग पर बीजेपी मौज ले रही है। यहाँ दो कांग्रेस है, एक अमरिंदर कांग्रेस है, कांग्रेस ए, एक कांग्रेस आई, इंदिरा कांग्रेस है। इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस आई के अध्यक्ष सिद्धू जी बने, उनको शुभकामना। बीजेपी से ही हमारे पुराने साथी हैं, वहां जाके बॉस बन गए पंजाब कांग्रेस के, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ 4 कार्यकारी अध्यक्ष कैप्टन साहब के लगा दिए गए। तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है और अंदरूनी विवाद है। हम तो बाहर से दर्शक हैं, देख रहे हैं। फिलहाल तो सिद्धू के पास कांग्रेस के 80 में से 62 विधायक दिखाई दे रहे हैं। कई ऐसे भी साथ हैं जो पहले अमरिंदर के भी खास थे, लेकिन कांग्रेस आलाकमान भी जानता है कि अमरिंदर की नाराजगी पार्टी को भारी पड़ सकती है, क्योंकि सिर्फ सिद्धू के भरोसे 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत का सपना देखना बहुत बड़ा जोखिम है। मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। जिस रोज सिद्धू की पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी की खबर आई थी, उस दिन यह खबर भी आई थी कि वो अमरिंदर से मुलाकात करने के लिए जाएंगे, लेकिन सिद्धू ने अमरिंदर से अब तक मुलाकात नहीं की है। उधर खबर यह भी गर्म है कि हाईकमान ने जानबूझकर अमरिंदर के पर कतरे हैं और सिद्धू को उन पर तरजीह दी है। पंजाब के दो सियासी सरदारों की लड़ाई में फिलहाल तो बाजी नवजोत सिंह सिद्धू के हाथ लगी है। अमरिंदर सिंह को यकीन था कि सोनिया गांधी का वरदहस्त उन पर है, लेकिन सिद्धू को राहुल गांधी और प्रियंका का आशीर्वाद मिल गया। सिद्धू तो शुक्रवार को बाकायदा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का प्रभार लेने वाले हैं, लेकिन कैप्टन आलाकमान से नाराज हैं। नाराजगी की कई वजहें भी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं चाहते थे कि सिद्धू को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। इसके बावजूद हाईकमान ने उन्हें कमान दे दी। सिद्धू जब भी दिल्ली आए, कांग्रेस के बड़े नेताओं राहुल, प्रियंका से उनकी मुलाकात हुई। दूसरी तरफ कैप्टन को हर बार इंतजार कराया गया, फिर भी कांग्रेस हाईकमान उनसे नहीं मिला। कैप्टन अमरिंदर को 3 सदस्यीय कमेटी के आगे पेश होना पड़ा। उनकी माफी की शर्त पर भी आलाकमान चुप है। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपनी नियुक्ति को बदलाव की बयार करार दिया है। तो क्या कांग्रेस हाईकमान वाकई पंजाब में पार्टी के भीतर बदलाव की बयार बहाना चाहता है? दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह जहां 79 साल के हो चुके हैं, वहीं नवजोत सिंह सिद्धू 57 साल के हैं और कांग्रेस के लिए लंबी पारी खेल सकते हैं। वहीं सूत्रों की माने तो आलाकमान को लगने लगा था कि अमरिंदर का कद कुछ ज्यादा बड़ा हो गया है। ऐसे में उनके पर कतरने के लिए सिद्धू को प्रदेश की कमान सौंपी गई। अमरिंदर भी पुराने खिलाड़ी हैं, आसानी से सरेंडर करने वाले नहीं हैं। वो देख रहे हैं कि उनकी कैबिनेट के मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह, सुखजिंदर सिंह रंधावा और चरण सिंह छन्नी किस तरह सिद्धू खेमे में चले गए हैं। सूत्रों के मुताबिक कैप्टन पंजाब में मंत्रिमंडल विस्तार करने वाले हैं। माना जा रहा है कि वो इन 3 मंत्रियों की अपने कैबिनेट से छुट्टी कर सकते हैं। चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ मंजीत सहगल, अमृतसर, आज तक। पंजाब कांग्रेस में चल रही इस गुटबाजी का असर आगे क्या रहता है, किस तरह से होता है, इस पर रहेगी आज तक की नजर। योगी कैबिनेट में विस्तार की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तारीख का फैसला खुद मुख्यमंत्री योगी को करना है, लेकिन असल फैसला पहले ही हो चुका है। ये फैसला है विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में जातीय समीकरण को साधने का। जाति धर्म से परे विकास और सुरक्षा के नाम पर राजनीति के दावे चुनावी माहौल में कैसे पलटी मार जाते हैं और जाति धर्म का नगाड़ा खुलेआम बजने लगता है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ये साफ दिखने लगा है। खोई ताकत फिर हासिल करने के मकसद से मायावती 23 जुलाई से यूपी में ब्राह्मण सम्मेलन करने जा रही हैं, तो चुनाव से पहले योगी कैबिनेट में भी जाति का गणित दुरुस्त करने की तैयारी है। योगी सरकार के लिए आने वाले चुनाव में सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ब्राह्मण और राजभर वोटों को साधना, लिहाजा जल्द होने वाले कैबिनेट विस्तार में इसकी झलक साफ नजर आने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि ब्राह्मण नेता योगी सरकार से खफा हैं। मायावती इसी का फायदा उठाना चाहती हैं, लेकिन योगी सरकार इसकी काट के लिए ब्राह्मण नेता को मंत्री बना सकती है। इन कयासों में हाल ही में बीजेपी में आए
जितिन प्रसाद का नाम सबसे आगे है। इसके अलावा बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोले ओम प्रकाश राजभर की काट के तौर पर राजभर समाज से एक और चेहरा मंत्री बन सकता है। इसके अलावा संजय निषाद का नाम भी आगे चल रहा है। कायस्थ समुदाय से बीजेपी कार्यकारिणी के वरिष्ठ सदस्य ओपी श्रीवास्तव का नाम आगे चल रहा है। इसके साथ एक महिला नेता को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन्हें ज्यादा उम्र होने की वजह से मंत्री पद से हटाने की चर्चा है। इन मंत्रियों में मुकुट बिहारी वर्मा, लक्ष्मी नारायण चौधरी, चंद्रिका प्रसाद और उदय भान सिंह का नाम है। यूपी सरकार के फिलहाल 7 मंत्री पद खाली हैं, जिन्हें चुनाव से पहले भरने की तैयारी है। मंगलवार को संगठन की बैठक के बाद कैबिनेट के विस्तार के लिए 25, 26 और 30 जुलाई की तारीख का प्रस्ताव दिया गया है, जिस पर अंतिम फैसला योगी करेंगे। लखनऊ से कुमार अभिषेक और सत्यम मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।